जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 469। दोस्तों, शुरुआत होती है इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों में से साथी, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों में से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मजबूत होने में मज़ा ही तब है, मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने पर तुली रहती है। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, एक हमारे सुनने वाले हैं दुष्यंत कुमार। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता खुद लिखी है और उसे भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। सुनिए इस कविता को। इससे पहले कि आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं आपको कहानी सुनाऊं। सुनिए, कविता लिखने वाले हैं दुष्यंत कुमार जी। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब ही सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत अच्छी कविता थी दुष्यंत जी जो आपने लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है ऊंची जाति का भिखारी था सर। एक बड़े मुल्क के राष्ट्रपति के बेडरूम की खिड़की खड़क की ओर खुलती थी, यानी कि सड़क की ओर खुलती थी। रोजाना हजारों आदमी और वाहन उस सड़क से गुजरते थे और राष्ट्रपति इस बहाने जनता की परेशानी और दुख दर्द को निकट से जान लेते थे। राष्ट्रपति ने एक सुबह खिड़की का पर्दा हटाया। भयंकर सर्दी और आसमान से गिरते रुई के फोहे, दूर दूर तक फैली सफेद चादर, और अचानक उन्होंने देखा कि बेंच पर एक आदमी बैठा है, ठंड से सिकुड़कर गठरी सा होता है। राष्ट्रपति ने अपने पीए को कहा, उस आदमी के बारे में जानकारी लो और उसकी जरूरत पूछो। दोस्तों, 2 घंटे बाद उनके पीए ने राष्ट्रपति को बताया कि सर, वो तो एक भिखारी है, उसे ठंड से बचने के लिए एक अदद कंबल की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, उसे कंबल दे दो। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से पर्दा हटाया और उन्हें घोर हैरानी हुई। वो भिखारी अभी भी वहां जमा है, उसके पास ओढ़ने का कंबल अभी तक नहीं है। राष्ट्रपति को गुस्सा आया और पीए से पूछा कि ये क्या है, उस भिखारी का अभी तक कंबल क्यों नहीं दिया गया। पीए ने कहा, मैंने आपका आदेश सेक्रेटरी होम को बढ़ा दिया था, मैं अभी देखता हूं कि आदेश का पालन हुआ क्यों नहीं है। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति के पास सेक्रेटरी होम पेश हुआ और सफाई देते हुए बोला कि सर, हमारे शहर में हजारों भिखारी हैं, अगर एक भिखारी को कंबल दिया तो शहर के बाकी भी भिखारियों को देना पड़ेगा और शायद पूरे मुल्क में भी देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो आम आदमी और मीडिया हम पर भेदभाव का इल्जाम लगाएगा। राष्ट्रपति को गुस्सा आया।
तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए कि उस जरूरतमंद भिखारी को कंबल मिल जाए? सेक्रेटरी होम ने सुझाव दिया कि सर, जरूरतमंद तो हर भिखारी है। आपके नाम से एक कंबल ओढ़ाओ भिखारी बचाओ योजना शुरू की जाए। उसके अंतर्गत मुल्क के सारे भिखारियों को कंबल बांट दिया जाए। राष्ट्रपति बड़े खुश हुए और अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से पर्दा हटाया तो देखा कि वो भिखारी अभी तक बेंच पर बैठा है। राष्ट्रपति आग बबूला हुए और सेक्रेटरी होम को एक बार फिर से बुलाया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सर, भिखारियों की गिनती की जा रही है ताकि उतने ही कंबल की खरीद हो सके। अब राष्ट्रपति अपने दांत पीस कर रह गए। अगले सुबह राष्ट्रपति को फिर वही भिखारी दिखाई दिया। खून का घूंट पीकर रह गए वो। सेक्रेटरी होम की फौरन पेशी हुई। विनम्र सेक्रेटरी ने कहा कि सर, ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने के लिए कंबल खरीद का शॉर्ट टर्म कोटेशन डाला गया है। आज शाम तक कंबल खरीद हो जाएगी और रात में बांट भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि यह आखिरी चेतावनी है। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की पर से पर्दा हटाया तो देखा बेंच के इर्द गिर्द भीड़ जमा है। राष्ट्रपति ने पीए को भेजकर पता लगाया तो पीए ने लौटकर बताया कि कंबल नहीं होने के कारण उस भिखारी की ठंड से मौत हो गई है। गुस्से से लाल पीले राष्ट्रपति ने फौरन से सेक्रेटरी होम को तलब किया। सेक्रेटरी होम ने बड़े अदब से सफाई दी कि सर, खरीद की कार्यवाही पूरी हो गई थी और आनन फानन में हमने सारे कंबल बांट भी दिए, मगर अफसोस कंबल कम पड़ गए। राष्ट्रपति ने पैर पटके, आखिर क्यों? मुझे अभी जवाब चाहिए। सेक्रेटरी होम ने नजरें झुकाकर बोला, श्रीमान, पहले हम कंबल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया, फिर अल्पसंख्यक लोगों को और फिर ओबीसी करके उसने अपनी बात उनके सामने रख दी। आखिर में जब उस भिखारी का नंबर आया तो कंबल खत्म हो गए। राष्ट्रपति चिंघाड़े कि आखिर में ही क्यों? सेक्रेटरी होम ने बड़े भोलेपन से कहा कि सर, इसलिए कि उस भिखारी की जात ऊंची थी और वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए उसको नहीं दे पाए और जब उसका नंबर आया तो कंबल खत्म हो गया था। दोस्तों, ये बड़ा मुल्क भारत है जहां की योजनाएं इसी तरह चलती हैं और कहा जाता है कि भारत में जब सामान है तो सबका बराबर का हक है। किसी ने कहा है कि ये जो भी है वो हमने सुनाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी जाति को या किसी वर्ग को ऊंचा या नीचा बताना चाहते हैं। ये मात्र एक कहानी थी और इसी तरह से देश चलता है। हमें शायद ध्यान देना होगा कि हमें सबकी रक्षा करनी है, सबको बराबरी का हक देना है। शायद तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।